जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हाल ही में आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षकों के पदों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन दोस्तों व्यापम, जिसे हम MPPAB या हाल ही में इसका परिवर्तित नाम कर्मचारी चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन मंडल के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर आबकारी विभाग में जो ये पद निकले हुए हैं दोस्तों, इनके पदों की संख्या क्या है, ये पद दोस्तों किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने जारी किए गए हैं, साथ ही दोस्तों कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसके साथ ही दोस्तों हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इसके लिए क्या क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे क्या इस आरक्षक के पदों में फिजिकल होगा या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। इन सभी जानकारियों को संग्रहित करके आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। बात की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं कि आखिर आवेदन की तिथि क्या है, अर्थात दोस्तों एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब से शुरू होगा और आप कब तक इसे भर पाएंगे। तो यहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर से लेकर के दोस्तों आप 24 दिसंबर के मध्य तक में आवेदन कर सकते हैं, ये आवेदन तिथि है। और यहां पर यदि हम बात करें दोस्तों संशोधन की तो आप संशोधन कर सकते हैं 29 दिसंबर तक, ठीक है। तो यहां हमें देखने मिला कि मतलब 10 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के मध्य तक में दोस्तों आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। बात यहां पर की जाए दोस्तों पोस्टों की कि आखिर कुल पद कितने हैं, तो कुल पद यहां पर दोस्तों देखने मिल रहे हैं 200। और आपको यहां पर बता दें ये भर्ती दोस्तों सीधी भर्ती भी है और साथ में इसमें दोस्तों कुछ पद बैकलॉग के भी हैं, ठीक है। यानी सीधी प्लस बैकलॉग दोनों यहां पर दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है वो निकाली गई है। आगे दोस्तों यदि हम बात करें एज को लेकर के आयु, ठीक है, आयु इसमें दोस्तों कितनी आयु चाहिए, तो आप देखेंगे यहां पर देखने मिल रहा है दोस्तों जनरल की आयु 21 से लेकर 33 वर्ष, ठीक है, 21 से 33 वर्ष। और साथ ही दोस्तों यहां पर यदि बात करें हम एज रिलैक्सेशन की, तो यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों रिलैक्सेशन है 5 वर्ष का, अर्थात दोस्तों जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, उन्हें कितने वर्ष का यहां पर एज रिलैक्सेशन है दोस्तों, तो वह है 5 वर्ष। हम महत्वपूर्ण है दोस्तों पदों को लेकर कि आखिर ये पद कितने हैं, तो अभी हम इसे देखने वाले हैं इसी वीडियो में ही दोस्तों कि इन पदों में एक जो क्लासिफिकेशन है कैटेगरी वाइज वो अभी हम देखने वाले दोस्तों। उसके पहले यहां हम देखते हैं कि भाई इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है जो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां देखने मिल रहा है दोस्तों 12th, ठीक है, 12वीं यदि आपने पास कर लिया है, आप 12th पास आउट हैं, तो आप इसे दोस्तों क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बात की जाए यहां पर दोस्तों एग्जाम डेट की कि आखिर वह परीक्षा की तिथि क्या है, तो हमें देखने मिल रही है दोस्तों परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है वर्ष 2023 में फरवरी का महीना और 20 तारीख, ठीक है, यानी कि दोस्तों 20/2/2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो यहां दोस्तों आपका एग्जाम तिथि के बाद यदि हम बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आधार पंजीयन। आधार पंजीयन यहां अनिवार्य है, साथ ही रोजगार पंजीयन भी दोस्तों अनिवार्य है। अब यहां आपको एक जानकारी दे दें दोस्तों, दोनों ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं है या मान लीजिए यदि वो तिथि दोस्तों निकल चुकी है, ठीक है, तो आप इसे क्या करवा लीजिए, एक बार रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों यदि आपका आधार पंजीयन नहीं है तो आप आधार पंजीयन भी जरूर करवा लीजिए, अभी आपके पास समय पर्याप्त है, चूंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और फॉर्म भरने दोस्तों स्टार्ट होंगे 10 दिसंबर से, ठीक है। आगे यदि बात करें दोस्तों दस्तावेजों को लेकर के कि कौन कौन से दस्तावेज यहां पर महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमें देखने मिलता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं या 10वीं, ठीक है, आप 8वीं 10वीं में से कोई भी, ज्यादातर दोस्तों 10वीं हो तो ज्यादा बेटर है, 10वीं और 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न जरूर करें। तो ये तो हुआ दोस्तों दस्तावेज को लेकर के। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों फोटो की, ठीक है, फोटो भी दोस्तों एक अहम मुद्दा होता है कि फोटो कैसी हो, चूंकि हमने देखा हुआ है कि भाई बहुत सारे फॉर्म सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं चूंकि जैसी फोटो उनकी डिमांड होती है वैसी फोटो नहीं होती है। तो यदि हम बात करें दोस्तों कि फोटो कैसी हो, तो यहां पर दोस्तों हमें रूल बुक में देखने मिलता है कि आखिर जो फोटो है वो कैसी होनी चाहिए। तो हम यदि इसकी बात करें तो देखते हैं दोस्तों यहां पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर तथा स्वयं की हस्तलिपि का एक प्रपत्र स्कैन कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फोटो की यदि बात करें दोस्तों तो लिखा हुआ है कि फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे और फोटो अच्छी गुणवत्ता तथा जो बैकग्राउंड है दोस्तों उसका जो पृष्ठ भाग है वो सफेद होना अनिवार्य है, ठीक है। पोलराइट फोटो मान्य नहीं होगी दोस्तों। बात की जाए आगे यदि कि अभ्यर्थी का फोटोग्राफ कैसा हो, तो वो सामने से खींचा हुआ हो, ठीक है, अर्थात दोस्तों सेल्फी जैसे फोटो यहां पर नहीं चलेंगे। आगे यदि बात करें दोस्तों तो एक और अनिवार्य जो तथ्य है, ठीक है, ये भी आप जरूर देखिए, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ पर दोस्तों वह दिनांक अंकित होनी चाहिए जब आपने फोटोग्राफ को खिंचवाया हुआ है। एक और बिंदु दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि जैसी फोटो आपकी आवेदन पत्र में संलग्न है, यदि आप क्लीन सेव है तो वैसे ही, और यदि आप दाढ़ी में फोटो
संलग्न कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको वैसी ही उपस्थिति परीक्षा हॉल में दर्ज करानी होगी। आगे बढ़ने पर दोस्तों हम पाते हैं कि यदि आपका पढ़ते समय चश्मा लगता है, आप चश्मे का उपयोग करते हैं, तो फोटोग्राफ चश्मे वाला भी होना चाहिए। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। तो ये सारे बिंदु दोस्तों महत्वपूर्ण थे आपके दस्तावेजों को लेकर के और फोटोग्राफ को लेकर के। इसके बाद दोस्तों बात की जाए पोस्टों की कि ये 200 पोस्ट जो है, 200 पोस्ट जो हमें देखने मिल रही है, ये कैसी कैसी हैं, तो आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर रूल बुक के एक स्क्रीनशॉट, जिसमें हम स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो आरक्षक सीधी भर्ती है, ठीक है, आबकारी आरक्षक की जो सीधी भर्ती है, इसके कुल पदों की संख्या 51 है, और जो आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग है दोस्तों, इसके कुल पदों की संख्या 149 है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें, आरक्षक जो सीधी भर्ती है दोस्तों, इसमें अनारक्षित यानी कि दोस्तों यूआर के जो पद हैं वो ओपन पे हैं 4, ठीक है, यानी कि दोस्तों पुरुष के लिए है 4 और महिला के लिए है 3, जबकि भूतपूर्व सैनिकों की यदि बात करें दोस्तों तो एक पद उनके लिए है, यानी कुल पद है 8। ऐसे ही दोस्तों ओबीसी की यदि बात की जाए यहां पर, तो हमें देखने मिल रहा है कि मेल के हैं 10, फीमेल के 5 और भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है दोस्तों। तो इस तरीके से कुल पद हैं 16। एससी की बात करें दोस्तों तो हमें देखने मिलते हैं कि मेल के हैं 5, महिला के दोस्तों यहाँ पर फीमेल के 3 पद और भूतपूर्व सैनिक के दोस्तों एक्स सर्विसमैन का 1 पद है। तो यहाँ हम क्रम से देख पा रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों, उनका एक पद ही हर कैटेगरी में हमें देखने मिल रहा है। और इस तरीके से एससी की कुल पदों की संख्या है 9। ऐसे ही दोस्तों यदि एसटी की बात की जाए तो एसटी में मेल की है दोस्तों 7, फीमेल की है 4 और एक्स सर्विसमैन की 1। इस तरीके से दोस्तों जो कुल पद है एसटी के वो है 12। और ईडब्ल्यूएस की जब बात की जाए दोस्तों तो मेल के पद है यहाँ पर 3, फीमेल के हैं 2 और भूतपूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन के फिर से 1 पद, और कुल पदों की संख्या है दोस्तों 6। इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि जो टोटल पद है यहाँ पर सीधी भर्ती के वो है 51। और अब आगे बात की जाए दोस्तों बैकलॉग के पदों की, तो यहाँ आपको हम पहले ही सूचित कर दे दोस्तों, जो सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जो सीधी भर्ती होती है, ठीक है, ये भर्ती का मतलब होता है दोस्तों जो न्यू वैकेंसी है, जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब वो कई कारणों से आती है दोस्तों। कई दफ़ा ये होता है भाई कि जो पहले से उन पदों पर हैं उनका रिटायरमेंट हो चुका होता है, और भी अनेकों अनेक कारण होते हैं दोस्तों। कुछ नए पदों का सृजन किया जाता है, तो वो भी सीधी भर्ती कहलाती है। और बात जब की जाए बैकलॉग भर्ती की दोस्तों, तो बैकलॉग का तात्पर्य ये होता है कि ये वे पद हैं जो पुरानी जो भर्ती, जब ये भर्ती पहले आई हुई थी, उस भर्ती में जो पद रिक्त रह गए, ठीक है, जो पद उस समय पे नहीं भर पाए, अर्थात उन्होंने जो एक कट ऑफ बनाया हुआ था दोस्तों, उस कट ऑफ पर वो जो भी कैटेगरी है, ठीक है, उन कैटेगरी के लोग उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए थे, इस कारण से वे पद रिक्त रह गए थे। तो इस बार दोस्तों क्या किया गया है, उन्हें फिर से लाया गया है। तो ये होता है बैकलॉग। उम्मीद है दोस्तों आपको सीधी भर्ती और बैकलॉग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिन्हें बैकलॉग के विषय में जानकारी नहीं होती है और वे यही सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ पद कम आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस भ्रम में ना रहें, इस भ्रांति को यहाँ पर क्लियर करें दोस्तों। बैकलॉग का तात्पर्य ये है कि भाई ये भर्ती पुरानी भर्ती के ये पद हैं जो कि शेष रह गए थे, किसी कारणवश नहीं भर पाए थे, और इस बार दोस्तों आपको ये पद फिर से यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। तो कुल दोस्तों हमें बैकलॉग के पदों की संख्या देखने मिलती है 149। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीधी भर्ती 51 और बैकलॉग 149, अर्थात दोस्तों यहां पर जो टोटल पद हैं वो देखने मिले हमें 200। आगे यदि बात करें हम दोस्तों एग्जाम के पैटर्न को लेकर के या एग्जाम के पाठ्यक्रम को लेकर के कि हमारा वह पाठ्यक्रम कैसा होगा, ठीक है, हमारा वह जो प्रश्न पत्र है दोस्तों वो कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे वहां पर और कितना हमें समय मिलने वाला है। तो बात की जाए दोस्तों जब यहां पर परीक्षा के उस प्रश्न पत्र की, तो वहां दोस्तों आपका सेम वैसी ही परिस्थिति होने वाली है, सेम वैसा ही आपको पेपर मिलने वाला है दोस्तों जैसा कि कांस्टेबल में आपको देखने मिला था, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, अभी हाल ही में एमपी कांस्टेबल की भी एक मेरिट लिस्ट दोस्तों, फाइनल जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी एमपी कांस्टेबल में दोस्तों चूक गए हैं किसी न किसी कारणवश, उनके लिए ये समझ करके चलिए कि यह एक सुनहरा अवसर है। क्यों, वो अभी आप देखने वाले हैं। सिलेबस की जब बात करते हैं दोस्तों तो सेम वैसा ही है, एज इट इज वैसा ही है जैसा कि एमपी कांस्टेबल में हमें देखने मिला था, और पैटर्न भी दोस्तों वैसा ही है। कांस्टेबल में आपने पाया कि भाई 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हैं, और दोस्तों उन्हें सॉल्व करने के लिए जो समय है वो आपका वहां पर 2 आवर यानी कि 2 घंटे का समय दोस्तों, 120 मिनट का समय देखने मिलता है वहां, ठीक है। और यहां भी दोस्तों सेम वैसा ही है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बात की जाए दोस्तों पाठ्यक्रम की, तो हमें देखने मिलता है कि सबसे पहले सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, जिसका दोस्तों कुल वेटेज जो होगा वो 40 नंबर के रहेंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि दोस्तों 30 क्वेश्चन रहेंगे। और विज्ञान एवं सरल अंकगणित की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने मिलता है दोस्तों कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस सेक्शन से उनकी संख्या है दोस्तों 30 यानी कि 30। अब आपको यहां पर बता दे दोस्तों 40 और 30 70 और 30 100, यानी यहां आपने देखा कि भाई जो 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रश्न कितने दोस्तों आपके 100 हैं। और इसके बाद आपको यहां बता दें
इसमें आप इतना तनाव मत लीजिएगा, ये सिर्फ देखने के लिए है दोस्तों कि बौद्धिक क्षमता लिखा हुआ है, मानसिक अभिरुचि लिखा हुआ है, जबकि इस सब का मतलब एक ही है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है रीजनिंग, मुख्य तौर पर यदि हम बात करें दोस्तों तो रीजनिंग, ठीक है। यहाँ आपको देखने मिल रहा है दोस्तों जीके, ठीक है, जीके जीएस वाला सेगमेंट दोस्तों ये हो गया आपका। साथ ही तार्किक ज्ञान है यानी कि रीजनिंग भी है इसमें, यानी इस 40 नंबर में दोस्तों आपको जीके भी देखने मिलेगा और रीजनिंग भी देखने मिलेगी। 30 नंबर दोस्तों सॉलिड आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और जब बात करें दोस्तों ये जो शेष आपका 30 बचा हुआ है, ठीक है, जो 30 बचा हुआ है, इसमें आपके सरल अंक गणित के क्वेश्चन भी होंगे और विज्ञान भी होगी, साइंस भी होगी। यानी दोस्तों इस 30 नंबर में हम कह सकते हैं कि लगभग संभवतः 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे साइंस के और शेष क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके मैथ के। तो मोटे तौर पर यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें देखने मिलता है कि भाई मुख्य तौर पर जो सब्जेक्ट हैं यहाँ वो कौन कौन से हैं, वो है एक तो है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ, दूसरा है दोस्तों रीजनिंग। ये जितने भी ये ब्लॉक हैं, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि हो या तार्किक ज्ञान हो, ये सब आपका रीजनिंग ही है दोस्तों, ठीक है, सामान्य आपकी रीजनिंग है जो आप पढ़ते हैं। और इसके बाद बात करें तो एक सेक्शन है आपका जीके जीएस वाला। अब जीके जीएस वाला सेक्शन जो है दोस्तों वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। जीके जीएस के ही विस्तृत दायरे में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में दोस्तों 2 ज्योग्राफी आपकी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। आपका एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है और एक आधुनिक इतिहास होता है दोस्तों, तो सभी से प्रश्न होंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक मध्य प्रदेश का जीके वाला जो सेक्शन है दोस्तों, वो तो आपको पढ़ के ही जाना होगा। आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम बिना मध्य प्रदेश के जीके के एग्जाम में बैठ जाएं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों साइंस सेगमेंट से भी हम बात करें तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये देखने मिलेगा। और इसके अलावा एक दोस्तों ब्रह्मास्त्र और वह है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी आपको तैयार करके जाना ही होगा और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों होंगे किसमें, इस 40 नंबर में, ठीक है। यानी यहां हम कह सकते हैं संभवतः 30 नंबर में आपका जीके जीएस होगा और जो आपका शेष दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, रीजनिंग वाले ब्लॉक के होंगे। तो यहां पर दोस्तों सिलेबस को लेकर एक कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है। अब हम इस एग्जाम के मिनिमम मार्क्स को देखें दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपनी रूल बुक में मिनिमम पासिंग मार्क्स भी शो किए हुए हैं कि भाई कम से कम इतने नंबर आपको चाहिए ही हैं। और यहां मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, जो सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है दोस्तों, ठीक है, वो इसी से निर्धारित होती है। अब भाई इन्होंने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं कि आपका न्यूनतम इतने अंक होने ही चाहिए। अब उतने अंक यदि आपके नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पर पद खाली जाएंगे और यदि पद खाली जाते हैं किसी भी कारणवश तो वे दोस्तों अगली भर्ती में बैकलॉग के रूप में आपको देखने मिलेंगे। तो यहां हमें देखने मिलता है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 60%, ठीक है, और जो शेष जितनी भी कैटेगरी बची हुई है दोस्तों उनके लिए है 10%, ठीक है। 10% का इसमें छूट, 10% नहीं दोस्तों, 10% की छूट। आप खुश मत होइएगा कि भाई हमारे लिए तो 10% है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहां पर दोस्तों 10% की छूट का मतलब है कि आपका 50% आपके होने चाहिए, ठीक है। अब चाहे वह ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। और जनरल के लिए यहां पर आवश्यकता है दोस्तों कितना, 60%। यानी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको 60 नंबर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए उस रेंज पे जाने के लिए। और फिर कट ऑफ एक अलग तरीके से ही निर्धारित होगा, जैसा कि हमने अभी देखा है दोस्तों एमपी कांस्टेबल में। और एक आपको अतिरिक्त जानकारी दे दें, एमपी कांस्टेबल में दोस्तों जैसा हमें देखने मिल रहा है लगभग 80-81 जनरल की कट ऑफ गई है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर यहां पर अगर हम बात करें इस आबकारी आरक्षक की तो डेफिनेटली आपका 85-86 प्लस जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। तो तैयारी आपको धुरंधर तरीके से करनी होगी। आगे यदि हम बात करें दोस्तों यहां पर न्यूनतम शारीरिक अर्हता की दोस्तों, ठीक है, जो आपका फिजिकल की यदि हम बात करते हैं यहां पर तो दोस्तों फिजिकल कोई दौड़ कूद अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। यदि हम इस रूल बुक में देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी रनिंग होनी है या आपका कोई गोला फेंक है या दौड़ है या क्या है क्या नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कहा गया है कि भाई जो मेल के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो मेल हैं या जो फीमेल हैं, तो मेल के लिए दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता है 167.5 cm उनकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल की दोस्तों 152.4 cm। ठीक इसी तरीके से दोस्तों मेल के लिए चेस्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो छाती है दोस्तों उनकी कितनी हो, वो 81 सेंटीमीटर हो। और दोस्तों जब फुलाने पर यदि बात आती है, ठीक है, तो वो होनी चाहिए 86 यानी 5 सेंटीमीटर अतिरिक्त। तो यहाँ पर दोस्तों आबकारी आरक्षक के पदों को लेकर एक कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने है। चलिए ठीक है दोस्तों, मुलाकात एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।